लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सब्जेक्ट. आज हम लोग उसके एक स्टेप आगे करेंगे. सो लास्ट टाइम जो भी मैंने पढ़ाया था आई होप एटलीस्ट आपने एक बार रिवाइज किया रहेगा. आज जो हम लोग ये पाइथन के नोट्स है वो हम लोग रेफर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एज यू कैन सी ये हम लोग का पाइथन का नोट्स है. जस्ट वन very specific update. You don't know, I mean you all only supposed to refer or study whatever we are discussing right now in our lectures. Nothing else is required. Not more than this is required for Python subject exam के लिए भी. So जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो ही आपको करना है. As we know कि आपका एग्जाम कॉलेज में ही होने वाला है और कॉलेज में ही पेपर सेट होगा. सो जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वेरी सिंपल नोट्स इज आई एम प्रोवाइडिंग यू वेरी सिंपल नोट्स. यही सेम नोट्स आपको रेफर करना है. लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और क्यों रिक्वायर्ड होता है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स समझे थे. आज वही सेम हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. दिस इज आवर यूनिट 1 और ये उसका फर्स्ट पार्ट है. ये सेम नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. आई थिंक शेयर भी किया रहेगा, आई डोंट रिमेंबर. मैं एक बार चेक कर लूंगा. MS टीम पे नहीं शेयर किया है तो आई शेयर द MS टीम पे आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा. आई होप वी ऑल नो कहाँ पे जाके आपको चेक करना है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव इन SY BSCIT आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स रहेंगे जिसमें से पाइथन प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है वहाँ पे अगर आप जाएंगे. सो यहाँ पे मैं आपके साथ नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगा. कहाँ पे है? ठीक है, आई जस्ट चेक उन्होंने कहाँ पे बनाया. अदरवाइज आई क्रिएट. यस, आपके साथ बाकी के नोट्स शेयर हुआ है क्या पहले? जैसे एक पाइथन मेन्यू था और एक पाइथन का नोट्स था. ओके ठीक है तो शेयर हुए है तो दैट्स फाइन. अदरवाइज मैं वापस एक बार फिर भी शेयर कर दूंगा. सो जो भी नोट्स हम लोगों ने लिए है वो आई मीन डिस्कस किए है वो अभी जो डिस्कस करेंगे वो मैं दे दूंगा वहाँ पे. ओके अब यहाँ पे आपको याद रखना है सर्टन पॉइंट्स. लाइक फर्स्ट आपको यहाँ पे जो बोल रहा है फर्स्ट इज पाइथन लैंग्वेज क्या है. सो ये हाई लेवल लैंग्वेज है. High level language means a language which we can connect with a database. We can create a complete application और वो applications के थ्रू हम लोग इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारे दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. अलग अलग प्लेटफॉर्म समझ से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी ये एप्लीकेशन इजीली रन हो सकता है. सो हम लोगों ने ये C++ जो है ये इतना हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है. एज आई सेड C++ इज पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो मेनली हम लोग जो ये दो लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है. अभी हम लोग अगर हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज अगर बहुत सिंपल भाषा में अगर समझे हम लोग तो क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज मतलब होता है एक ऐसा लैंग्वेज जो इंग्लिश टाइप का होगा जिसको आप इजीली कोई भी प्लेस पे जाके आप उसमें कोड लिख सकते हैं और आपका कंप्यूटर उसको समझ सकता है. एंड लो लेवल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेज दैट इज बाइनरी वाला. सो वी हैव दिस डिफरेंस. ये हम लोगों का हाई लेवल लैंग्वेज हो गया. हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें मैं इंग्लिश में कुछ तो लिखूंगा और वो आपके पॉइंट्स या वो आपके जो भी कोड्स है इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं. ये आपका लो लेवल लैंग्वेज हो गया. आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो आपका ये वाले पैटर्न पे आता है और इससे रिलेटेड हम लोगों के नंबर्स होते हैं या आप बोल सकते हो एक कोड हम लोगों ने डिफाइन किया रहता है और उसके बेस के ऊपर आपका वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है और बाइनरी में फिर वो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होगा. सो ये आपका हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस है. या फिर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज. इंग्लिश टाइप लैंग्वेजेस जो होते हैं वो आपके हाई लेवल होते हैं. मशीन लैंग्वेजेस दोज आर द लो लेवल लैंग्वेजेस. ओके सो ये आपका बेसिक डिफरेंस है. ये हम लोगों ने इतना सबने देखा तो रहेगा ही. सो ह्यूमंस जो है वो ये बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं सकते
और कंप्यूटर्स हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकते, तो इसके लिए हम लोग के पास कंपाइलर इंटरप्रेटर, आपने नाम सुना रहेगा। और वो कंपाइलर इंटरप्रेटर बेसिकली आपको हेल्प करता है, आप जो लैंग्वेज लिखते हैं उसको वो कन्वर्ट करेगा इन अ लो लेवल लैंग्वेज। और अगर कंप्यूटर कुछ बोल रहा है लो लेवल लैंग्वेज में, उसको वो इंटरप्रेट करके बताएगा इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसके लिए वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो हम लोगों ने कुछ लिखा है, वो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में सेव होगा, और उसके बाद जब आप उसको सुनेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर वो वापस आएगा। तो आपके एप्लीकेशंस उसके हिसाब से बिहेव करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे। बेसिकली ये पैटर्न फॉलो होता है। सो यहाँ कहीं पे आपको दिया रहेगा, हाँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या रहेगा, इंटरप्रेट करेगा। देखो यहाँ पे वी हैव अ इंटरप्रेटर। सो हम लोग इंग्लिश टाइप लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी मराठी समझते हैं, तो उसके कुछ वर्ड्स अगर आपको बोलते हैं तो आपको समझ में आता है। अब एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग के पास इंटरप्रेटर होता है। तो क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं समझते हैं उसको वो इंटरप्रेट करेगा लो लेवल, दैट इज मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। और मशीन अगर कुछ बोलेगा लो लेवल लैंग्वेज में, उसको वो इंटरप्रेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में, और वो आगे वापस हम लोगों को भेजेगा। तो अगर मैं हेलो बोलता हूँ तो वो हेलो को इंटरप्रेटर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को भेजेगा। तो मशीन को समझेगा कि भाई मैं हेलो बोल रहा हूँ उसको, और उसका आंसर जो मशीन देगा, हाँ हेलो हाउ आर यू, तो उसको ये वापस इंटरप्रेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में और इसको भेजेगा। जैसे अगर मैं इंडियन हूँ, आई मीन हम लोग इंडियन है, हिंदी या इंग्लिश समझते हैं, लेकिन मुझे कोई चाइनीज बंदे से बात करना, तो मुझे चाइनीज नहीं आता, उसको हिंदी मराठी गुजराती तमिल तेलुगु या इंग्लिश एक भी लैंग्वेज नहीं आता, तो हम लोग बीच में एक इंटरप्रेटर रखेंगे जिसको हिंदी भी आता है और चाइनीज भी आता है। तो अगर मैं कुछ हिंदी में इसको बोल रहा हूँ, वो उसको चाइनीज में इंटरप्रेट करके ये चाइनीज बंदे को बोलेगा, और चाइनीज वाला जो भी अपने लैंग्वेज में बोल रहा है वो उसको मुझे हिंदी में इंटरप्रेट करके मुझे बताएगा। सो ये इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेट करेगा एक लैंग्वेज में लिखा हुआ कमांड को, इंस्ट्रक्शन को, प्रोग्राम को दूसरे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये हम लोग का मेन काम होता है, और वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सो हम लोग के पास हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो भी हम लोग इंग्लिश टाइप लैंग्वेजेस लिखते हैं वो हाई लेवल है। सो नेक्स्ट क्या बोला, हाई लेवल लैंग्वेजेस, देर आर ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेजेस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी समझा, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, ऐड लोड वाला, वो सब असेंबली लैंग्वेज भी हम लोग उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इट इज़ मच ईजियर टू प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ओके आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो आपको पता है प्रिंट लिखेंगे हम लोग, या फिर हम लोग सी आउट लिखेंगे, C++ प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं तो आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है। आपको इंग्लिश टाइप वर्ड्स सिंटेक्स उसका याद रखना रहता है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज, या फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ऐसा कोई लैंग्वेज में कोड लिखने से बेटर है दिस लैंग्वेज। ये असेंबली लेवल हो गया, लोड, देन MUL मल्टीप्लाई, DIV डिवीजन, तो इससे बेटर ये वाला लैंग्वेज है। तो इसमें अगर मुझे कुछ लिखना है तो वो मैं इजीली लिख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, याद भी रख सकता हूँ। लेकिन इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। 4 लाइन लिखने की बात अलग है, 20, 500, 300 लाइन लिखने की बात अलग होती है। तो वो टाइम पे इससे बेटर आपको एनी टाइम ये इंग्लिश टाइप लैंग्वेज पड़ेगा, समझने में भी और लिखने में भी। तो हम लोग यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम लोग जो प्रोग्राम्स लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो आपको बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे लैंग्वेज में लिखे रहते हैं जिसमें हम लोग कम टाइम में लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो ईजियर वे में और बहुत कम लाइंस में हम लोग ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं। तो दूसरी बात ये होती है, इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल जैसे आपके लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, दोज आर पोर्टेबल लैंग्वेज। मतलब ये कोड को मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई दूसरे डिवाइस या वहां पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट वी मीन बाय पोर्टेबिलिटी। दे कैन रन, पोर्टेबिलिटी मीनिंग क्या होगा, दे कैन रन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन विथ फ्यू और नो मॉडिफिकेशन एट ऑल। सो जैसे अगर मैं एक एंड्रॉयड ऐप बना रहा हूं तो मैं उसको कहीं पे भी रन कर सकता हूं, मुझे अलग से वापस और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहीं पे उसको रन कर सकता हूं। तो दे कैन रन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स।
अब लो लेवल प्रोग्राम्स जो रहते हैं इसमें ये प्रॉब्लम रहता है कि ओनली ऑन अ काइंड ऑफ कंप्यूटर्स एंड दे हैव टू बी री रिटन टू रन ऑन अनदर। मतलब अगर मैं एक प्रोग्राम एक मोबाइल ऐप लिख रहा हूँ जो सपोज सैमसंग के लिए बना है, तो अगर मैं उसको ओप्पो में अगर एग्जीक्यूट करने की ट्राई करूंगा तो वो टाइम पे मुझे उसको पूरा रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भले वो लिनक्स ही यूज कर रहे हैं दोनों, लेकिन उन दोनों का ओएस में डिफरेंस है कहीं ना कहीं। सो वहां पे हम लोग को वन प्लस अगेन ओएस में डिफरेंस है, लिनक्स ही रहेंगे, एंड्रॉइड वाले वर्जन है, किसी में दूसरे वर्जन है, लिनक्स बेस्ड ही है सारे। लेकिन जहां जहां पे वापस उनका कहीं पे हार्डवेयर में चेंजेस होंगे या उनके ओएस में प्लेटफॉर्म्स पे चेंजेस होंगे, वहां पे आपको पूरा कोड रीराइट करना पड़ेगा। आप देखो अगर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसमें ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं हो सकते। एक वेबसाइट मैं विंडोज मशीन पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लिनक्स पे भी, मैक पे भी, यूनिक्स पे भी, जो भी ओएस मार्केट में अवेलेबल है वो सब पे। खाली उसमें सेटिंग क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर रिक्वायर्ड रहेगा विद इंटरनेट कनेक्शन। और अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक टाइप के कुछ चीज़ें अगर वो वेबसाइट पे अगर एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ तो कुछ फ्लैश प्लेयर या ऐसा कुछ लगेगा। अगर लाइव स्ट्रीमिंग कैप्चर करने की ट्राई कर रहा हूँ, पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करने की ट्राई कर रहा हूँ तो पीडीएफ रीडर लगेगा। आपको ज़्यादा कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जावा में पहले ये प्रॉब्लम होता था, जावा में हम लोगों को नए नए मशीन्स पे बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते थे, एक्स्ट्रा पैकेजेस, एंड दैट यूज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। वो अभी यहाँ पे नहीं है। अब ये जो भी एडवांटेजेस है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और वो फिर किस में कन्वर्ट होता है, लो लेवल लैंग्वेज में। और उसके लिए हम लोग के पास कोई स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बराबर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेस करने के लिए। एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, वी हैव दिस टू थिंग्स अवेलेबल। ओके, ध्यान से देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक बहुत सिंपल वे में समझेंगे कंपाइलर इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। ध्यान से देख। When you land in the world of computers with their strange, convoluted machine language, it's a bit like landing on another planet, whose inhabitants speak an equally strange, convoluted alien language. Getting a mechanic on planet Gobbledygook to repair your spaceship would present the same sort of problem that you have Sir, when you audio want to नहीं get है। a क्या हुआ? आवाज नहीं है सर। ओके, एक सेकेंड, ऑडियो तो ऑन है। अगर आप वीडियो प्ले करोगे ना तब ऊपर एक ऑप्शन आएगा तो वो क्लिक करो, फिर आवाज आएगा। ओके ओके, देखता हूँ मैं। computer to do something. Everything you say has to be translated. And you have a choice between two different sorts of वीडियो के मिडिल translators. के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। हाँ हाँ हाँ, One of them is called an interpreter, and the other is called a compiler. Let's suppose that you ओके छोड़ो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो कहाँ पे। previously written out your list of तो instructions फुल for the स्क्रीन repair of करेंगे your ना तब spaceship. मिलेगा ऑप्शन। And suppose that you choose the interpreter to do the ऊपर भी translating. कुछ तो आया है। He reads your first नहीं instruction. नहीं आ रहा है। Open lid of rocket engine. Translates this सर into जहाँ पर वो gobbledygook लिखा है ना सर, बिट्स एंड मिडिल में। बाइट्स एपिसोड 6 वहाँ पर साइड। सर मिडिल में ऊपर। and immediately Middle. passes it on to the mechanic ओके who executes the instruction. Then the interpreter reads your second instruction. Remove spark plug. ओके, अब आ रहा है। Translates with Yes, their sir. strange, Yes, sir. convoluted ओके ओके, ठीक है। आप machine language. It's a bit like landing on another planet, whose inhabitants speak an equally strange, convoluted alien language. Getting a mechanic on planet Gobbledygook to repair your spaceship would present the same sort of problem that you have when you want to get a computer to do something. Everything you say has to be translated. And you have a choice between two different sorts of translator. One of them is called an interpreter, and the other is called a compiler. Let's suppose that you've previously written out your list of instructions for the repair of your spaceship. And suppose that you choose the interpreter to do the translating. He reads your first instruction. Open lid of rocket engine.
translates this into gobbledygook, and immediately passes it on to the mechanic, who executes the instruction. Then the interpreter reads your second instruction, remove spark plug, translates this into gobbledygook, and passes it on to the mechanic, who executes it. And so on and so forth. Now, notice how the interpreter works. He stays with you all the time, and he translates each of your instructions immediately, one by one. This is a rather slow process, because the mechanic has to wait while each instruction is being translated. But, on the other hand, it does give you a chance to correct your mistakes as you go along. If the mechanic removes the wrong spark plug, for instance, you'll see this happen right away, and you'll be able to change your instruction accordingly. Compare this with the way the second sort of translator, the compiler, goes about his work. He takes your complete list of instructions and, without further ado, translates the whole lot straight into gobbledygook. He then hands them back to you and goes away, leaving you all on your own. All this has taken some time, but from now on, things will go very fast. You hand the complete list of gobbledygook to the mechanic, and he executes them all in one go. Bang, bang, bang. There's no waiting about this time. ओके सो यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा उसमें हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट कि इंटरप्रेटर जो है वो वन बाय वन चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, वन लाइन बाय लाइन जाएगा, और कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, देन वो आपको अगेन हैंड ओवर करेगा और आप उसको रन करेंगे मतलब आप अगेन वापस आप मशीन को हैंड ओवर करेंगे जो वो पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा. सो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, आप एक लाइन दोगे वो इंटरप्रेट करेगा, मशीन को देगा, सेकेंड लाइन आएगा इंटरप्रेट करेगा, मशीन को देगा, और जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, इट कंपाइल्स द कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस. अगेन वो मुझे मिल जाएगा कंपाइल्ड प्रोग्राम, एंड देन सेपरेटली मैं जाके उसको हैंड ओवर करूंगा टू अ मशीन जो उसको एग्जीक्यूट करेगा. इसमें डिफरेंस क्या हो गया, आपका जो कंपाइलर है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है, इंटरप्रेटर फास्ट वर्क करता है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंटरप्रेटर रीड्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, एग्जीक्यूट्स इट, मीनिंग जो भी आपने बोला है उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में, और डायरेक्टली किसको दे देगा, मशीन को. अब कंपाइलर अगर बीच में आ गया तो कंपाइलर में क्या होगा, इन केस हाई लेवल प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड एंड ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. ट्रांसलेटेड मतलब ये आपका सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज से इसने इसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो वो टाइम पे क्या होगा, सोर्स कोड आपका गया कंपाइलर के पास, उसने उसको कन्वर्ट किया बाइट कोड में या हाई लो लेवल लैंग्वेज में, देन वहां से वो एग्जीक्यूटर के पास जाएगा और एग्जीक्यूटर फिर जो एग्जीक्यूट करेगा वो फाइनली आपको आउटपुट मिलेगा. मतलब इसमें आपके पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है. यहाँ पे ये प्रोसेस ज्यादा लंबा हो गया, बिकॉज ऑफ विच ये 6th वाला स्टेप जो फॉलो कर रहा है वो फास्टर वर्क करेगा 9th वाला स्टेप के कंपैरिजन में. क्यों, बिकॉज सोर्स कोड डायरेक्ट इंटरप्रेटर को दिया, इंटरप्रेटर ने उसको लो लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट फाइनली दे रहा है. अंदर क्या चल रहा है हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब हम लोग कंपाइलर का हेल्प ले रहे तो क्या होगा, सोर्स कोड कंपाइल किया उसने, बाइट कोड बना, देन बाइट कोड वापस जाएगा एग्जीक्यूटर के पास जिसमें से हम लोग को आउटपुट मिलेगा. तो नंबर ऑफ स्टेप्स गेट्स इंक्रीज्ड. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला, यू कैन एग्जीक्यूट इट रिपीटेडली विदाउट फर्दर ट्रांसलेशन. सारा प्रोग्राम एक ही बार में ट्रांसलेट हो जाएगा, बार बार ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इसमें क्या होगा, बार बार लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कंटिन्यूस होते रहेगा. तो अब मेनी मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज बोथ प्रोसेसेस, मतलब कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है. जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन चलता है वो भी होता है, और कंप्लीट प्रोग्राम कंपाइलेशन भी होता है. एज पर आर रिक्वायरमेंट आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं. सो देर आर फर्स्ट कंपाइलर्स, दे आर फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू लो लेवल लैंग्वेज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड बोलेंगे, एंड देन इंटरप्रेटेड बाय अ प्रोग्राम called virtual machines. Now, Python uses both these processes, but because of the way programmer interact with it, हम लोग interpreted languages consider करते हैं. मतलब हम लोग ज्यादातर अगर छोटा सा मोटा कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं
तो वो ये वाला स्टेप ज़्यादा आप प्रेफर करोगे, याद रखो, जिससे आपका प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देर आर 2 ways टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर। शेल मोड होता है और स्क्रिप्ट मोड होता है। शेल मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन देखा था, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे पाइथन है, बराबर है। अब यहां से मैं अगर क्लिक कर रहा हूं इस पे, तो ये पाइथन का 32 बिट का ये मेरा स्क्रिप्ट जो है वो ऑन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, ओके, सो अब यहाँ पे इसने एरर दिया। क्यों एरर दिया? बिकॉज मैंने हेलो विदाउट समथिंग डिफाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अभी हेलो लिख रहा हूँ सिंगल कोट्स में, तो देखो यहाँ पे मुझे कोई प्रिंट एफ, स्कैन एफ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। विदाउट राइटिंग एनी प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये अपने आप से वो चीजें कर रहा है। ओके, सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, देखो हो गया, मेरा आउटपुट आ गया। अब अगर मुझे C++ रहता था तो उसमें क्या लिखना पड़ता था आपको? आप सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या stdio करके आप हेडर फाइल्स ऐड करेंगे। देन वहां पे आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ लिखेंगे या सी आउट सीन लिखेंगे, फिर प्रोग्राम क्लोज करेंगे, ब्रैकेट्स, ये वो 10 लाइन मिनिमम लिखने पड़ते हैं, तब जाके हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आता है। यहां पे दिस इज अ स्क्रिप्ट मोड पाइथन का। यहां पे आपको दिया है ना, वी हैव शेल मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। सॉरी, ये शेल मोड है। शेल समझते हैं, जैसा ये हम लोगों का जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसा ब्लैक स्क्रीन आता है। यहाँ पे आप जो चाहिए वो लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे वो आंसर दे रहा है 3। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23 + 400, सॉरी 23 + 400, 4000 जो भी है, जो भी बड़ा नंबर है वो मुझे यहाँ पे देगा। अगर डिवीजन भी करना है, आई कैन डिवाइड एज वेल, तो भी आंसर देगा। अगर मुझे माइनस भी करना है, आई कैन माइनस एज वेल। सारे आंसर्स यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिलता है। सो आप सोचो, अगर मुझे ये सेम काम अगर मुझे करना पड़ता था C++ में, तो कितना टाइम लगता था? अगर मुझे यहाँ पे सपोज मल्टीप्लाई भी करना है, 34 मल्टीप्लाई विथ 5 - 5, तो भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर वो दे रहा है। सो मतलब आपके बड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अगर है तो भी इजीली यहाँ पे हो जाएंगे वो। ओके, सो हर एक आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो जाएंगे। कुछ प्रिंट करना है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका शेल मोड है। शेल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट टाइप मोड है ये। और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, जिसमें नॉर्मल व्हाइट कलर का फाइल क्रिएट होगा और वो फाइल जो क्रिएट होगा उसी में जाके हम लोग सब कुछ लिखेंगे। सो फिलहाल के लिए हम लोग ये वाला समझते हैं। आगे जो प्रोग्राम्स करेंगे उसमें हम लोग स्क्रिप्ट वाला समझेंगे। सो यहाँ पे आपको पाइथन शेल बोला है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है? यू कैन टाइप पाइथन स्टेटमेंट्स इनटू पाइथन शेल। पाइथन शेल मतलब ये जो स्क्रीन है, ये ब्लैक वाला, इसमें आप लिख सकते हैं। और एंड इंटरप्रेटर जो है इमीडिएटली उसको वो प्रिंट करके आपको बताएगा। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 1 + 1, तो क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताएगा। सो आई कैन राइट दिस वे एज वेल, प्रिंट 1 + 1। सो एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आपको डायरेक्टली हेलो ही लिखने की जरूरत है, प्रिंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो अगर मैं यहाँ पे 1 + 1 लिखता हूँ तो डायरेक्टली आपको वो 2 देता है। तो हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखेंगे वहाँ पे ये प्रिंट वाला यूज करेंगे। यहाँ पे अभी प्रिंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सो आप डायरेक्टली ये शेल यूज कर सकते हैं ये वे में। ये दूसरा बताया इसमें, जिसमें हम लोग वापस जो ये है, आई मीन जो शेल है वो यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अगेन एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखना पड़ेगा इतना। सो यहाँ पे मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक आपके पास IDE है। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अगर मैं C++ प्रोग्राम लिखता हूँ तो उसमें मुझे कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। अगर मुझे सिर्फ इतना लिखना है, हाउ आर यू, इतना अगर टाइप करना है, उसके लिए मुझे कितने सारे लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते थे। यहाँ पे वो कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वो सब काम आपका बहुत सिंपल वे में हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं। मतलब इंटरनली वो समझता है कि अगर मैं कोई भी सिंगल कोट्स में कुछ भी अगर लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे हाई लिखा सिंगल कोट्स में,
तो ये खुद से ही इंटरनली उसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के मुझे पूरा प्रिंट करके दे रहा है, मुझे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट इमेजिन C++ में आपको मिनिमम 8 to 10 लाइन्स लिखने पड़ते हैं, लाइन ऑफ कोड हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए। यहाँ पे वो सिर्फ आप हेलो वर्ल्ड लिख दो, आपका प्रिंट हो जाएगा आउटपुट। ये इतना सिंपल है एज कम्पेयर टू C++। अगर मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी लिखना है तो वहाँ पे आपको फंक्शन बनाने पड़ेंगे या अलग से स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी काम मेरा बहुत सिंपल वे में हो रहा है। सो ये हम लोगों का यहाँ पे होता है। पाइथन प्रॉम्प्ट आएगा, इंटरप्रेटर यूजेस द प्रॉम्प्ट टू इंडिकेट दैट इट इज़ रेडी फॉर इंस्ट्रक्शन। ये आपका पाइथन प्रॉम्प्ट है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो इमीडिएटली वो इंस्ट्रक्शन कैच करके आपको रिजल्ट बताता है। Alternatively, we can write a program in a file and use interpreter to execute. तो हम लोग अलग से एक फाइल, एक स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, वो काम भी होता है। लेकिन और उसका एक्सटेंशन जो होगा पाइथन फाइल्स का वो .py होगा पाइथन फाइल्स का, वो हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं, आगे दूसरे प्रोग्राम्स करेंगे वो पाइथन फाइल में करेंगे। सो जो भी मेरा फाइल रहेगा उसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, उसके अंदर मैं कुछ प्रोग्राम लिख सकता हूँ एग्जीक्यूशन के लिए। ऐसा कोई पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए ये याद रखो, और यही सेम चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपको पाइथन फाइल्स जो है वो रन करने के लिए आप डायरेक्ट F5 भी रन कर सकते हैं, उससे भी आएगा। हिस्ट्री ऑफ पाइथन दिया हुआ है आपको, ये आप भी पढ़ लोगे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। हिस्ट्री ऑफ पाइथन कब से चालू हुआ, क्या हुआ, ये वो। ओके, GPL लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो भी ओपन सोर्स सिस्टम्स रहते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए नहीं, आपको कुछ काम है उसके लिए अगर आपको यूज़ करना है तो ये आपको अवेलेबल रहता है, बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसका कोडिंग चेक कर सकते हैं, अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स वाइज वो बेटर है नहीं है आप वो भी देख सकते हैं, और उसके बेस के ऊपर वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन। सो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग अपना डिसीजन कैसे ले सकते हैं जब अगर हम लोगों को कोई काम करना है तो वो जनरल पब्लिक लाइसेंस होते हैं। लिनक्स सॉफ्टवेयर कम्स विद GPL लाइसेंस, तो आपको अलग से पेड लाइसेंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कमर्शियली अगर आप इसको एक्सप्लॉइट करोगे, आप इसमें मॉडिफिकेशन करने की ट्राई करोगे, तो वो टाइम पे फिर जो भी ओनर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको करना पड़ेगा। सो बेसिकली GPL लाइसेंस मतलब फ्री में आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मॉडिफाई करके मार्केट में बेच नहीं सकते, ये याद रखो। पाइथन इज नाउ मेंटेन बाय, किसने मेंटेन किया वो सब बता रहा है वो। फीचर्स ऑफ पाइथन, ओके, ये आपको अलग से 5 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना है। फीचर्स कौन से रहेंगे, सीखने में बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने 2-4 अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करता है इतना इजीली सीख लिया। अब वही आपको समझना है, पढ़ना है तो भी बहुत ईजी होगा। ऐसे कोड अगर शॉर्ट कोड है तो उसको मेंटेन भी करना इजी हो पड़ जाता है, एरर फाइंड करना इजी पड़ जाता है, मॉडिफाई भी करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कोड जो हम लोगों ने किए वो बहुत कम है। एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बैकग्राउंड में अवेलेबल है, इसी के लिए तो हम लोग नंबर ऑफ लाइंस बहुत कम लिखते हैं, और बैकग्राउंड में उनका लाइब्रेरीज आपको हेल्प करते हैं बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। उसको होगा उतना छोटे से स्मॉल नंबर ऑफ लाइंस में एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको हेल्प करते हैं। लाइब्रेरी हर एक जगह पे होता है, ये याद रखना है आपको, जैसे हम लोगों के दिमाग में भी लाइब्रेरी होता है, और वही लाइब्रेरी बेसिकली आपको हेल्प करता है। ओके, कंप्यूटर्स में कैसे लाइब्रेरीज होते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको पाइथन नाम का एक सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, आपने इसके पहले वो सब्जेक्ट कभी भी सीखा नहीं है, तो क्या होगा, आपका दिमाग का लाइब्रेरी अपडेटेड नहीं है। तो अगर मैं पाइथन लैंग्वेज में कुछ कोडिंग है, कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ वर्ड्स है, वो डायरेक्टली अगर आपके सामने बोलूँगा अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा, बराबर है। वैसे ही आपने PHP, जावा या एडवांस जावा ये लैंग्वेजेस भी पढ़े नहीं है, तो उसके कुछ टर्म्स भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने कभी वो सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं है। आपने C पढ़ा है, आपने बेसिक जो हम लोग कंप्यूटर्स का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है। तो अगर उसके मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो कोई वर्ड्स अगर आपके सामने बोलूंगा ना, तो एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया तो होगा कि हाँ ये वर्ड का मतलब कुछ ऐसा है, मैंने ये कोई तो सब्जेक्ट में सुना था। ये कभी आपको समझ में आ रहा है जब आपका माइंड में वो लाइब्रेरी अपडेटेड है। गेटिंग समझ में आ रहा है। अब एग्जैक्टली सिमिलर वे
कंप्यूटर्स में भी बहुत बार आप देखो कि सपोज WMV नाम का एक वीडियो फाइल है एक्सटेंशन वाला, जैसे .mp4 होता है वैसे .wmv होता है। अब आपके कंप्यूटर में अगर सपोज VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, विंडोज मीडिया प्लेयर ही है, तो कभी कभी वो ऐसे एक्सटेंशन वाले फाइल्स रीड नहीं कर पाता, ओपन नहीं कर पाता, वो वीडियोस प्ले नहीं हो पाते आपके कंप्यूटर में। क्यों? बिकॉज आपके कंप्यूटर में .wmv फाइल कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे पढ़ना है उसको, बिकॉज कंप्यूटर जब तक उसको पढ़ नहीं पाएगा वो कंप्यूटर पे बाहर डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, मतलब इन शॉर्ट वीडियो रन नहीं होगा। तो आपने क्या किया, आपने VLC प्लेयर इंस्टॉल किया। VLC प्लेयर इंस्टॉल करने का मतलब क्या हो गया कि आपके कंप्यूटर को WMV और बाकी अलग अलग एक्सटेंशन वाले फाइल्स कैसे पढ़ने हैं इसका उनको टीचिंग मिल गया, और उससे क्या हुआ, मेरा कंप्यूटर का लाइब्रेरी अपडेट हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं .wmv नाम का फाइल अगर ओपन करने की ट्राई करूंगा मेरे कंप्यूटर में, तो उसने VLC प्लेयर के थ्रू ये फाइल्स कैसे पढ़ने वो सीखा है, तो VLC प्लेयर का हेल्प लेके वो फाइल्स को ओपन कर देगा। एग्जैक्टली सिमिलर वे अब अगर मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूं, थोड़े कुछ अगर वर्ड्स कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं वो लैंग्वेज में, तो आपका कंप्यूटर के पास भी पाइथन इंस्टॉल्ड है, मतलब उसका लाइब्रेरी भी अपडेट हो गया है। तो अगर मैं ऐसे कुछ बातें अगर बोलता भी हूं, तो आपका कंप्यूटर जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने लाइब्रेरी अपडेट किया है, उसमें से जाके वो लैंग्वेज का या उसके लाइब्रेरी प्रोग्राम्स का हेल्प लेके आपको वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि अगर मैं भी पाइथन में कुछ प्रोग्राम लिखता हूं, तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया मैंने, उसका लाइब्रेरी का हेल्प लेके आपका वो प्रोग्राम बहुत इजीली आपके सामने रन करके बताएगा। अगर मैंने कोई टेक्निकल वर्ड ज्यादा उसमें यूज किए, उसका भी वहां पे मतलब रहेगा, वो भी वहां से वो यूज करके बता सकता है। तो पाइथन बल्क ऑफ लाइब्रेरी इज वेरी पोर्टेबल। आप क्रॉस प्लेटफॉर्म भी उसको यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एक लाइब्रेरी जो मेरा विंडोज पे चलता है वो सेम मेरा लिनक्स पे भी चल सकता है, वो सेम मेरा मैकिनटोश पे भी चल सकता है, वो यूनिक्स पे भी चल सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा हुआ कोड को मैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर सकता हूँ, बिकॉज लाइब्रेरी जो है आपके वो सेम रहेंगे। तो इंटरप्रिटेशन उसका सेम हो सकता है, एग्जीक्यूशन भी सिमिलर वे में हो सकता है। उसके आगे इंटरैक्टिव मोड है। पाइथन हैज सपोर्ट फॉर इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मतलब जो आपके सामने ही वो टेस्टिंग करके बता सकता है, डिबगिंग करके बता सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, बराबर है, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ हेलो। ओके, सो क्या बता रहा है कि नहीं, आपने जो लिखा वो कहीं पे तो मिस्टेक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख के डबल कोट्स में सपोज अगर मैं लिखता हूँ हेलो, तो भी वो मुझे क्या बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी है वो इसको अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज आपने जो लिखा है उसमें कहीं पे तो मिस्टेक है। अगर मैं यहाँ पे ये वे में भी लिख रहा हूँ तो भी वो मुझे यहाँ पे इंटरैक्टिव वे में बता रहा है ना कि आपने जो प्रिंट में ये जो लिखा वो गलत है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अगर हेलो लिखता हूँ तो भी वो मुझे बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। सो अगर मैं यहाँ पे देन ऐसे अगर लिख रहा हूँ तो भी मुझे क्या बता रहा है, अगेन मिस्टेक है। मतलब वो एरो आपको पॉइंटर कहाँ पे बता रहा है, कहीं पे तो एक जगह पे वो पॉइंटर बता रहा है ना। सो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि कहीं पे तो एक जगह पे एरर है, और वो एरर कहाँ पे है ये आपको ढूंढना है, बराबर है। सो वो एरर अगर मुझे मिल गया इजीली तो मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। देखो अभी एरर क्या था, हर जगह पे हर बार उसने इंटरैक्टिव, बहुत इंटरैक्टिव वे में मुझे क्या बताया कि भाई खाली डबल कोट्स नहीं आएगा, खाली सिंगल कोट्स नहीं आएगा, विदाउट एनी कोट्स भी आप मैसेज नहीं लिख सकते, आप एंगल ब्रैकेट में मैसेज नहीं लिख सकते, कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, राउंड ब्रैकेट में आपने लिखा लेकिन अगेन वहां पे भी कुछ मिसिंग है, वो बताया उसने, है ना। क्या बताया उसने कि आपने जो हेलो लिखा वो आपने राउंड ब्रैकेट में लिखा है लेकिन वहां पे सिंगल कोट्स नहीं डाला, बराबर है। तो अब मैंने क्या किया, राउंड ब्रैकेट लिखा और उसके साथ सिंगल कोट्स डाला, मेरा मैसेज प्रिंट हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे अभी वापस सेम वे में लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, तो अभी मेरा मैसेज प्रिंट हो रहा है प्रॉपरली। और अगर ये नहीं भी चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो भी मेरा मैसेज प्रिंट हो रहा है। सो इट मीन्स दोनों वे में हो रहा है और इंटरैक्टिव भी है, मतलब इमीडिएटली मुझे वो वहां पे हाईलाइट करके बता रहा है। कोई बड़े बड़े आपको एरर्स, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स नहीं बता रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आया बंदे को कि क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये सेम बता रहा है कि डिबगिंग भी बहुत सिंपल है, पोर्टेबल भी है। तो कोई भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास
सपोज i3 प्रोसेसर i5 प्रोसेसर इतना बड़ा रहेगा तो ही मेरा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं। छोटा मोटा अगर आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अगर लो भी है तो भी पाइथन बहुत इजीली वर्क कर सकता है। एक्सटेंडेबल है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग पाइथन को हार्डवेयर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके एम्बेडेड प्रोग्राम्स जो है ना वो यहाँ पे वर्क कर सकता है। टीवाई में आपके पाइथन के साथ प्रैक्टिकल्स भी है जब आप आगे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो अगर मुझे सपोज कोई एक हार्डवेयर रन करना है, कोई स्पीकर्स वॉइस, आप देखो कि जैसे हम लोग के पास एलेक्सा है जिसको हम लोग वॉइस से कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा वॉइस कंट्रोल कोई सिस्टम्स अगर यूज करने हैं तो वो भी पाइथन से कर सकते हैं। तो पाइथन में ये कैपेबिलिटी भी अवेलेबल है। यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल एज वेल जो आपके हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं, और वो आपके लो लेवल मॉड्यूल्स आप पाइथन से ऐड कर सकते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी भी आपको पाइथन में मिल सकता है। तो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ पाइथन। एंड GUI प्रोग्रामिंग भी है, मतलब अच्छा सा ग्राफिक्स बना सकते हैं आप। लॉग इन लॉग आउट के लिए फॉर्म्स बना सकते हैं आप, एक साइन अप फॉर्म बना सकते हैं आप। अलग से कोई एप्लीकेशन जो बनाना है जिसमें आपको अलग से ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करना है, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। सो दिस ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट। उससे इंपॉर्टेंट बात स्केलेबल है ये, मतलब आप एक अच्छा सा प्रोग्राम, बहुत बड़ा सा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं इसमें, या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर जो सपोज जावा में बना है उसका बाकी का हार्डवेयर वाला पार्ट अगर आपको पाइथन में बनाना है तो आप ये दो लैंग्वेजेस को कंबाइन भी कर सकते हैं। ये स्केलेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एज वेल, जहाँ पे आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। उसके आगे आपका कोई एक स्क्रिप्ट जो आपने बनाया हुआ है और आपने डायरेक्टली उसको लो लेवल लैंग्वेज या बाइट कोड में कन्वर्ट किया हुआ है बड़े एप्लीकेशंस को, उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और डायनेमिक टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, डायनेमिक मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मैं वीडियोस के लिए कोई अलग से डेटा टाइप बना सकता हूँ, देन मैं जिस फाइल के लिए अलग से डेटा टाइप बना सकता हूँ। PDF फाइल्स अगर यूज करने उसके लिए मैं अपने कस्टमाइज डेटा टाइप्स भी बना सकता हूँ यहाँ पे। और गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है, मतलब आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद वो प्रोग्राम मेमोरी रिजर्व करके रखा रहेगा, वो मेमोरी फ्री भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको गार्बेज कलेक्टर्स अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये उसका बेनिफिट है। नहीं तो हम लोग जो C++ यूज़ करते हैं ना उसमें आपको गार्बेज कलेक्टर्स ऑटोमेटिकली मैन्युअली कॉल करना पड़ता है। आपने C++ में पढ़ा रहेगा गार्बेज कलेक्शन वाला टॉपिक, जिसमें अगर मैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अगर यूज़ कर रहा हूँ तो डिस्ट्रक्टर के साथ बाद में कंस्ट्रक्टर के बाद मुझे डिस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ता है। तो उसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर ने जो मेमोरी रिजर्व किया है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ्री करने के लिए, वो मेमोरी फ्री करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। और उसके साथ में पाइथन जो है आप अलग से कोरबा पाइथन जावा के अंदर जो हम लोग के दूसरे लैंग्वेजेस दूसरा एडवांस वर्जन में आता है, देन ASP.NET या .NET बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो है उसके साथ में, या और कोई लैंग्वेज के साथ में भी हम लोग बहुत इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपका आधा एप्लीकेशन पाइथन में बना हुआ हो सकता है, आधा एप्लीकेशन कोई दूसरे हम लोगों के एडवांस लैंग्वेजेस में बना हुआ हो सकता है। इट माइट पॉसिबल फ्यूचर में पाइथन पुराना हो जाए और उससे एडवांस कोई लैंग्वेज आ जाए, तो आपका अभी तक जो एप्लीकेशन पाइथन में बना है उसको आपको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, वो उतना एप्लीकेशन वहाँ पे ही रहने दो, और जो नया एडवांस लैंग्वेज आया है आपका बाकी का आप एप्लीकेशन उसमें एक्सटेंड करना चालू करो, उसमें स्केल करना चालू करो। तो आपका इतना मेहनत वापस कम नहीं होगा। आपका पाइथन में जितना भी बना हुआ है वो जैसे बन रहा है वो वैसे ही चलेगा, और उसके साथ में आगे के लैंग्वेजेस के साथ वो कनेक्ट होते जाएगा। इंस्टॉलेशन पाइथन का बहुत ईजी है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। पाइथन इंस्टॉलेशन विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करना है हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। लिनक्स प्लेटफॉर्म पे कैसे इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मैक पे कैसे करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आप मैक पे या कहीं पे लिनक्स पे करते हो तो वहाँ पे पाथ सेटिंग आता है, अपने को नहीं करना है तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। यूनिक्स या लिनक्स पे आपको जैसे जावा प्रोग्राम्स के लिए आपको पाथ सेट करना पड़ता है, वैसे यूनिक्स या लिनक्स में भी आपको यहाँ पे पाथ सेट करना पड़ता है विथ राइटिंग सम कमांड्स। वो हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है, तो वो नहीं कर रहा हूँ। विंडोज़ में भी अलग से आपको पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंटरनली हो जाता है जो हम लोग विंडोज़ 8 और 10 पे करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तब ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। पाथ वेरिएबल क्या होता है, पाथ आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो पाथ मतलब कहाँ पे प्रोग्राम स्टोर करना है, कहाँ पे उसके लाइब्रेरीज रहेंगे, वो सारे वर्ड्स दिए, तो ये काम के नहीं है।
ये आपको टेक्निकली इंस्टॉलेशन के टाइम पे काम पे आएंगे, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। रनिंग पाइथन प्रोग्राम, इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर है हम लोग के पास, कैसे रन करते हैं अभी हम लोगों ने फिजिकली रन करके देखा है। और ये उसके शॉर्टकट्स जो है, ये आप जब स्क्रिप्ट्स हम लोग यूज करेंगे उसके साथ में आप उसके ये शॉर्टकट्स देखते जाना, तो आपको तब पता चल जाएगा बहुत ईजी। अगर कमांड से हम लोगों को करना है, जैसे यूनिक्स या लिनक्स में हम लोग के पास कमांड क्या होना चाहिए, ये वाले कमांड्स है। विंडोज के लिए हम लोग को ये याद रखना है, दिस इज द कमांड। पाइथन लिखना है, प्रोग्राम नेम डॉट पाइथन का एक्सटेंशन डॉट py। तो अगर मेरा प्रोग्राम है सपोज हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन हेलो वर्ल्ड डॉट py, तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैंने पाइथन का अलग से एक फाइल बना के लिखा रहेगा। ये तो मेरा स्क्रिप्ट हो गया, सॉरी ये मेरा शेल है, तो शेल से हम लोगों को वो नहीं करना है काम, जब हम लोग फाइल ओपन करके करेंगे तब करना है वो काम। ओके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये हम लोगों को सबको पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, वही दिया है। डीबगिंग, डीबगिंग बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये समझते हैं हम लोग। उसके पहले मैं आपको सिर्फ 5 मिनट्स का ब्रेक दे देता हूँ, थोड़ा आप फ्रेश हो जाओ। बैक टू बैक अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके, अब आगे का जो हम लोग का टॉपिक है डीबगिंग, इसके पहले हम लोग यहाँ पे और एक पॉइंट समझते हैं। पाइथन में एक हम लोगों ने ये वाला शेल, ओके, दूसरा जो हम लोगों को मिलेगा वो ये वाला रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे IDLE पाइथन दिया रहेगा, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, सो दिस इज अनदर शेल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शेल है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं हेलो, तो सेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा वो सेम पैटर्न यहाँ पे भी काम कर रहा है। जस्ट 1 मिनट। सो दिस इज ऑल्सो शेल, और ये वाला भी शेल ही है ब्लैक कलर का, ये वाइट कलर है, बस डिफरेंस इतना ही है, ज़्यादा यहाँ पे कोई हम लोगों को समझना नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो वो प्रिंट करता है एग्जैक्टली सिमिलर वे, यहाँ पे भी अगर मैं हेलो लिखता हूँ तो वो प्रिंट करता है। अब यहाँ से मैं एक नया फाइल क्रिएट कर सकता हूँ Ctrl+N के थ्रू। ओके, और इसमें मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, इसमें मैं लिखूंगा हेलो। सो एज यू कैन सी, इसको अब मैं सेव कर सकता हूं। सेव कहाँ पे सेव करते हैं हम लोग, कोई एक अलग से फोल्डर बना देते हैं हम लोग पाइथन का। एक .py सेव किया मैंने। अब मेरा प्रोग्राम का नाम क्या है, 1.py, सॉरी सेव एज, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं इसको test1.py, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा पाइथन test1.py। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। अब हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो देखा था, डॉक्यूमेंट में क्या बता रहा था, वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पाइथन बराबर है script.py। यही वे में हम लोग कर सकते हैं विंडोज में और डॉस में। अब यहाँ पे अगर ये सिंटेक्स एरर बता रहा है, इसका रीजन क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। सुना गाइस आप लोगों ने, तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे अगर ये मुझे इनवैलिड सिंटेक्स जो बता रहा है ना, इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। ये मेरा शेल है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम लोग यहाँ से ही कमांड लिख के करेंगे ऑफ कोर्स, शेल से ही, लेकिन अगर वो मुझे बता रहा है प्रॉब्लम तो वो क्या है वो करना है। और डीबग के ऑप्शंस यहाँ पे है आपके पास, ये डीबगर है मेरा। डीबगर में हम लोग कैसे कोई एक बड़े प्रोग्राम में कोई एरर्स कैसे फाइंड करते हैं ना, वो यहाँ प्रॉपरली डीबग के थ्रू हम लोग को पता चल जाता है। तो डीबग ऑन, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रोग्राम डीबग करना है वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और वही आपको यहाँ पे दिया है। देखो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को डीबग मतलब बग्स फाइंड करना, बग्स फाइंड करना मतलब छोटे मोटे कोई एरर्स। तो जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग में एरर्स करते हैं वो एरर्स फाइंड करने को डीबगिंग बोलते हैं। डीबग मतलब बग्स को रिमूव करना। कोई भी प्रोग्राम एग्जैक्ट नहीं होता है, वहां पे हर एक में आपको छोटे मोटे एरर्स मिलते ही मिलते हैं। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर। जैसे अगर मैं हिंदी इंग्लिश बोलता हूं तो हर किसी का एक ग्रामर होता है।
अगर वो ग्रामर अगर मैं प्रॉपर नहीं बोलूंगा तो मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ या इंग्लिश बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा. There's going to be mistakes in the way what I try to convey to you guys. और उसमें अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा तो मैं बोल क्या रहा हूँ, आप समझ क्या रहोगे. एग्जैक्टली सिमिलर वे मैंने यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, दैट इज इनवैलिड सिंटेक्स. मतलब जो सिंटेक्स एरर है ये, मतलब जो वे में यहाँ पे लिखना चाहिए वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ तो आया है. अब वो मिस्टेक क्या है वो आपको फाइंड करना है. मतलब मैं उसको जो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ ये समझ नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने उसका लैंग्वेज तो लिखा लेकिन ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है, सिंटेक्टिकली वो करेक्ट नहीं है. अगर कोई एक बंदा जिसको हिंदी नहीं आता है वो अगर आपके साथ हिंदी बोलने का ट्राई करेगा तो बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है. कोई एक बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा है और वो अगर वो बोलने की ट्राई करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज उसका ग्रामर ठीक नहीं है. तो पाइथन कैन ओनली एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स जो सिंटेक्टिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है. अदरवाइज वो फेल करेगा या सिंटेक्स एरर देगा. और वैसा ही सिंटेक्स एरर अभी हम लोगों को यहाँ पे मिला है. फाइल कैसे ओपन करना है मैंने बताया. न्यू फाइल पे जाओ, यहाँ पे जाके आपको अपना कोड लिखना है और वो कोड फिर आप आके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो बड़े प्रोग्राम्स जो है वो हम लोग फाइल्स में लिखते हैं. छोटे मोटे कोडिंग्स जो है वो हम लोग ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली जो हम लोगों का शेल है उसके ऊपर लिख सकते हैं. 2 कलर के शेल है, जो आपको पसंद आए वो कलर यूज करो. ब्लैक है और एक वाइट है, ये दोनों हम लोग के शेल ही है. अगर मैं भी यहाँ पे अगर मैं 2+1 लिखूंगा तो भी मुझे आंसर मिलेगा. ये ब्लैक वाले शेल में भी अगर मैं 2+1 लिखूंगा तो भी मुझे आंसर मिलेगा. सो दोनों सेम वे में काम कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ओके, सिंटेक्स एरर दे रहा है, बराबर है. अगर मैं सिंगल कोट्स में हेलो लिखूंगा तो ये मुझे एग्जीक्यूट करके बता रहा है. प्रिंट लिखा मैंने, सिंगल कोट्स हेलो लिखा, ओके देखो मुझे साथ में यहाँ पे वो सिंटेक्स भी बता रहा है तो भी हेलो प्रिंट हुआ. सेम अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ हेलो प्रिंट सिंगल कोट्स हेलो तो भी आ रहा है. फर्क क्या है, यहाँ पे सब कुछ व्हाइट कलर में आ रहा है, यहाँ पे सब कलर में आ रहा है. तो इसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं या ये वाला यूज कर सकते हैं, जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं. और एक प्रॉपर अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है, कोड लिखना है, तो यहाँ पे जाके हम लोग फाइल ओपन करेंगे और उसका सिंटेक्स क्या है एग्जीक्यूट करने का ये आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट लेक्चर आप मुझे बताएंगे और उसी के बेस के ऊपर आगे हम लोग पाइथन के प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे. ऑफकोर्स हम लोग के पाइथन के प्रैक्टिकल्स है, उसका मैनुअल भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे. सो उसके लिए आपको थोड़ा सा पाइथन इंस्टॉलेशन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था वो देखना है और उसके आगे आज जो हम लोगों ने बेसिक 1-2 कोडिंग देखे वो करना है. सो यहाँ पे सिंटेक्स एरर्स होते हैं हम लोग के, वो दिया है रन टाइम एरर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स एरर एंड रन टाइम एरर? एनीवन फ्रॉम यू? आपने कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर सुना रहेगा. सिंटेक्स एरर मतलब कंपाइल टाइम एरर हो गया एंड रन टाइम एरर मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर्स आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग? ऊपर हम लोगों ने डायग्राम देखा था, इफ यू रिमेंबर, दिस वन. सो पहले कंपाइल का मतलब क्या हो रहा है, अगर सिंटेक्टिकली मेरा डायग्राम अगर करेक्ट है, सिंटेक्टिकली दिस इज करेक्ट, कंपाइलेशन ग्रामर अगर उसका करेक्ट है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में. ओके, देन दैट गेट्स कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड वाला जो मेरा प्रोग्राम है देन वो इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है. तो सपोज अगर आप मोबाइल में कोई एक मोबाइल ऐप जो यूज कर रहे हैं ना, वो मोबाइल ऐप बेसिकली क्या है, वो एक कंपाइल्ड कोड है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो वो एग्जीक्यूट होता है एंड एज अ रिजल्ट आपको आउटपुट में वो ऐप ओपन होता है या वो गेम चालू हो जाता है या वो वेबसाइट पे आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाता है. तो आप जो मोबाइल ऐप यूज करोगे वो कंपाइल्ड कोड रहता है. तो बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग यही बता रहे हैं. जो नीचे हम लोगों ने देखा, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, बेसिकली रन टाइम एरर में रन टाइम एरर कभी आएगा और सिंटेक्स एरर कभी आएगा. सिंटेक्स एरर बेसिकली आता है जब हम लोग कोड कंपाइल कर रहे हैं और रन टाइम एरर मतलब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटर के पास जाएगा तब ये एरर आता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिंटेक्स रॉन्ग लिखा है तो वो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंपाइलेशन एरर मतलब सिंटेक्टिकली मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, जैसे मैंने एक जो इन्वर्टेड कॉमास थे वो मिस कर दिया, डॉट कहीं पे मिस कर दिया. ऐसे सिंटेक्स एरर आपको बहुत सारे प्रोग्राम में आता है. कोई ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना भूल गया, पैरेंथेसिस बंद किया ओपन नहीं किया, ओपन किया बंद नहीं किया, ये सिंटेक्स एरर हो गया उसके.
प्रिंट लिखा था उसमें कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये सिंटेक्स एरर हो गया, तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, बाइट कोड में कन्वर्ट ही नहीं होगा। लेकिन बाइट कोड में कन्वर्टेड प्रोग्राम है, लेकिन उसमें लॉजिक में मैंने मिस्टेक किया है। जैसे मैंने लॉजिक लिखा है कि मुझे 2/3 करना था, लेकिन गलती से मैंने 2/0 कर दिया, वो लॉजिक एरर आया। मतलब मेरा सिंटेक्टिकली चीजें करेक्ट है, लॉजिक मेरा रॉन्ग है, जिसके वजह से एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस /0 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब रन टाइम एरर। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैल्सी ओपन करता हूं, अब ये कैल्सी ओपन हो गया, मतलब इसका जो बाइट कोड था प्रोग्राम कंपाइल्ड है, तब जाके जब मैं यहाँ पे कैल्सी लिखता हूं ना तो मुझे डायरेक्टली ये उसका आइकन मिलता है, ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे इसके हिसाब से सिंटेक्स एरर नहीं है, तभी मेरा कैलकुलेटर प्रॉपरली ओपन होता है। लेकिन अगर मैं 5/0 करूंगा तो ये लॉजिक रॉन्ग गया, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है कि वी कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अब रन टाइम एरर्स है, ये जो मैंने डिवाइड बाई 0 किया ये डेवलपर का मिस्टेक नहीं है, ये जो यूजर ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है ना, ये उसका मिस्टेक है, जिसके वजह से रन टाइम एरर जनरेट हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ द लॉजिक मिस्टेक from, it is not always because of the logic mistake from developer side. It might be that user is not capable enough to handle this properly, or user is not providing an appropriate input to this application, and because of which we are facing a runtime errors. तो वो रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शंस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शंस यूज किए हैं जो भी डेवलपर है उसने, एंड दैट इज द रीजन मेरा ये जो एप्लीकेशन है ना ये रन होना बंद नहीं हुआ। अब देखो, अगर मैं 8+2 भी कर रहा हूं ये मुझे रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 5/0 किया तो क्या हो गया, अभी 5/0 पे उसने मुझे, जब मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या बता रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, मतलब ये रन टाइम एरर जनरेट हुआ। लेकिन वो रन टाइम एरर हैंडल करने के लिए हम लोगों ने इंटरनली एक्सेप्शंस ऐड करके रखे हैं। मुझे पता है कि वो ऐसा कोई टाइप का यूजर मिस्टेक कर सकता है, तो वो रन टाइम एरर को मैं इजीली ऐसे हैंडल कर रहा हूं जिससे मेरा एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली वर्किंग मोड में रहेगा। अगर वो मैंने इजीली अगर हैंडल नहीं किया ना, तो जब कभी मैं 5/0 या कोई भी नंबर /0 करूंगा, मेरा ये कैलकुलेटर रन होना बंद हो जाएगा और एक बहुत बड़ा टेक्निकल एरर दिखाएगा मुझे। हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक अच्छा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++ में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो हर एक में आपको एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म आता है। जैसे आप समझो कि हम लोग एक क्रिकेट फील्ड पे है, तो क्रिकेट फील्ड पे मैं देखूंगा कि बैट्समैन जो है वो लेफ्टी है राइटी है, और कौन से डायरेक्शन में वो स्वीप साइड पे, लेग साइड पे, ऑफ साइड पे, कहाँ पे वो ज्यादा शॉट्स मार रहा है और कौन से टाइप की शॉट्स मार रहा है, तो उसके हिसाब से मैं वहां पे फील्डर्स रखूंगा। वो मुझे गारंटी है कि ओके अगर फील्डर ये साइड पे खेलेगा तो यहाँ पे कैच आने के चांसेस ज्यादा है, ये साइड पे खेलेगा तो ये साइड पे कैच आने के चांसेस ज्यादा है, तो मैंने उससे यहाँ पे एक फील्डिंग रखा है। ओके, सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्रिकेट फील्डिंग पोजीशंस है। ओके, सो अगर मैं एक मैच खेल रहा हूं ना, तो वो टाइम पे मेरे पास यहाँ पे क्रिकेट फील्डिंग पोजीशंस है, जो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे कौन से कैचेस आ सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पोजीशन रखा हुआ है कि मुझे पता है कि चलो यहाँ पे हम लोग के पास हो सकता है कोई, यहाँ पे कोई आ सकता है, यहाँ पे कोई आ सकता है, तो उसके हिसाब से मैंने पोजीशन सेट करके रखा है कि कहाँ पे बैट्समैन मार सकता है, बॉलर स्पिनर है, फास्टर है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे हर एक जगह पे पोजीशन सेट की है। मतलब एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे मेरे पास पॉइंट पे है, कवर पे है, गली में है, थर्ड मैन एक खड़ा है, एक स्लिप में खड़ा है एक बंदा, एक फाइन लेग पे खड़ा है, एक स्क्वायर लेग पे खड़ा है, एक मिड विकेट पे खड़ा है, तो ये हर जगह पे मिड ऑफ पे खड़ा है। तो मैं देखूंगा कि मेरा अगर बैट्समैन अगर राइटी है तो ये साइड पे वो शॉट्स खेलेगा, उसके ज्यादा चांसेस है, बैक साइड पे वो ज्यादा खेल सकता है, और अगर मेरे पास जो बॉलर है वो फास्टर है तो मैं थोड़े मेरे फील्डर्स को पीछे ज्यादा रखूंगा। ये वे में हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, सो ये वे में जब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो भी फील्डर्स रखे ना, दिस ऑल आर एक्सेप्शंस। जब मैच चालू होगा, बैट्समैन शॉट मारेगा
वो मेरा रन टाइम एरर है, और वो रन टाइम एरर को कैच करने के लिए ये मेरा फील्डिंग लगा हुआ है। लेकिन अब मुझे ये सारे जो फील्डर्स है ना उन पे भरोसा नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग कभी कभी फाइनली एक एक्सपर्ट छोड़ के रखते हैं, जॉन्टी रोड्स टाइप। सो कहीं से भी उड़ के, कहीं से भी उड़ के कैच पकड़ सकता है, सुपरमैन टाइप। तो अभी ये सब ने अगर छोड़ दिया ना, तो मैंने एक जॉन्टी रोड्स भी छोड़ के रखा है, जो कोई भी कैच नहीं पकड़ेगा, जो एक्सेप्शन ये कोई भी फील्डर्स पकड़ नहीं पाएंगे, उनको जॉन्टी रोड्स पकड़ेगा। वो मेरा फाइनली वाला ब्लॉक रहता है एक्सेप्शनल वाले पार्ट में। तो यहाँ पे मेरे बैट्समैन खेल रहे, वो खेलने के टाइम पे उन्होंने कोई जो एक शॉट खेला उड़ के, कोई तो एक फील्डर पे गया, वो मेरा रन टाइम एरर है, और ये फील्डर्स उनको कैच करेंगे, सो दैट मेरा एप्लीकेशन जो है वो कंटिन्यूअस वर्किंग रहे। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई विथ 5 किया, ये मेरा ढंग से चल रहा है। लेकिन सडनली मैंने 5/0 किया, ये कैच आया, और उसके लिए मैंने एक बंदा खड़ा करके रखा है। सपोज मैंने यहाँ पे एक बंदा खड़ा रखा है जिसका नाम रहेगा /0 एक्सेप्शंस। तो जैसे ही ये फील्डर ने /0 किया, डायरेक्टली कैच इसके पास आया। कौन सा एक्सेप्शन के पास? /0 एक्सेप्शन के पास। उसने कैच कर लिया उसको, खत्म। लेकिन कोई अननोन टाइप का इनपुट अगर यूजर ने दिया जो ये किसी के पास नहीं जा रहा है, सपोज यहाँ पे कहीं पे आ गया, ये पूरा फील्ड हम लोगों का ओपन है, यहाँ पे कहीं पे अगर फील्डर ने शॉट मारा तो यहाँ पे पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग एक अलग से ऐसे एक्सीडेंटल सिचुएशन में जॉन्टी रोड्स छोड़ के रखेंगे। दैट इज आवर फाइनल एक्सेप्शन। कि कोई अगर नहीं पकड़ पा रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा है, तो भाई हम लोग किसके पास जाएंगे? जॉन्टी रोड्स के पास जाएंगे। सो ये हम लोगों का फाइनली वाला ब्लॉक है, रन टाइम एरर्स। आई होप समझ में आया सबको। नोट इट डाउन गाइज, टू हैंडल the runtime errors, we required exceptions. To handle the runtime errors, we required exception so that application can keep working smoothly. एप्लीकेशन कैन कीप वर्किंग स्मूथली। अदरवाइज क्या होगा, अगर जो डेवलपर है उसने /0 अगर एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं डाला है, तो क्या होगा? whenever I try to download any number, whenever I try to divide any number by 0, मेरा एप्लीकेशन ये कैलसी चलना बंद हो जाएगा और डायरेक्टली एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपका आउटपुट नहीं आता है तो डायरेक्टली एक सिंटेक्स एरर आ जाता है या और कोई टाइप का एरर आ जाता है, वैसा सिमिलर कोई एक एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं कोई दूसरा नंबर डिवाइड बाई कोई दूसरा नंबर करता हूँ तो यहाँ पे वो मेरा रिजल्ट चल रहा है और बीच में अगर मैंने वापस कोई एक नंबर डिवाइड बाई 0 किया तो क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे वो रन टाइम एरर का एक सिंपल इंग्लिश वर्ड में मुझे वो एरर लिख के बता रहा है कि भाई ये मिस्टेक क्या हो रहा है, मैंने कोई एक नंबर को डिवाइड बाई 0 किया जो सिंटेक्टिकली लॉजिकली करेक्ट नहीं है, मेरे साइड से रॉन्ग इनपुट गया है जिसकी वजह से ये इनपुट प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर एक्सेप्शंस नहीं रहेंगे तो डायरेक्टली कैलसी चलना बंद हो जाएगा और एक पॉपअप मैसेज आएगा जो बहुत टेक्निकल कुछ तो एरर लिखा रहेगा। एक्सेप्शंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो टेक्निकल एरर्स को छुपा के डेवलपर डिफाइन एक सिंपल सा एक इंग्लिश टाइप का मैसेज बता रहे जिससे यूजर को समझ में आएगा। तो डेवलपर ने वो टेक्निकल एरर छुपा के एक एक्सेप्शन कॉल किया, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, और उसने ब्रैकेट में एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि जब कभी यूजर अगर कोई भी एक नंबर को 0 से डिवाइड करने का ट्राई करेगा तो ये वाला मैसेज बताओ, जिससे मेरा एप्लीकेशन कंटिन्यूअस चलते भी रहेगा और बीच में अगर यूजर कोई रॉन्ग इनपुट देता है तो उसको भी हम लोग बता सकते हैं कि आपने ये मिस्टेक किया जिसकी वजह से आपका आउटपुट नहीं डिस्प्ले हो सकता। सो टू हैंडल द रन टाइम एरर वी रिक्वायर्ड एक्सेप्शंस। Semantic errors in your program, it will run successfully in sense that computer will not generate any error message but it will not do any right thing। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है कि मैंने सपोज मल्टीप्लिकेशन के जगह पे प्लस का साइन डाल दिया है, तो जब कभी मैं अगर मल्टीप्लाई करने के जाऊंगा वो मुझे प्लस करके बताएगा या प्लस करने जाऊंगा मल्टीप्लाई करके बताएगा। मतलब कोई एरर नहीं दे रहा है लेकिन आउटपुट वो रॉन्ग जनरेट कर रहा है।
या सपोज अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया एडमिशन प्रोसेस में, ऑनलाइन एडमिशन का एक एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया, तो वहाँ पे वो गलती से जिनको BSc IT में एडमिट करना चाहिए उनको BMS में एडमिट करते जा रहा है और BMS वाले को BSc IT में एडमिट करने जा रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज इंटरनली हम लोगों ने कुछ रॉन्ग कुछ मिस्टेकन प्रोग्राम्स लिखा है, लॉजिक हम लोगों का कहीं पे तो मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से एरर जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन आउटपुट करेक्ट नहीं मिल रहा है। सिमेंटिक एरर्स मतलब इट डज नॉट जनरेट एनी एरर बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट डज नॉट जनरेट करेक्ट आउटपुट ऑल्सो। तो वो कुछ नहीं करेगा या कुछ तो रॉन्ग आउटपुट बताएगा मुझे। प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम दैट यू रोट इज नॉट द प्रोग्राम यू वांटेड टू राइट। जो हम लोगों को लिखना था लॉजिक वो हम लोगों ने नहीं लिखा है, उसमें कहीं पे तो प्रोग्राम में मिस्टेक हो गया है, प्रोग्राम इज रॉन्ग, लॉजिक इज रॉन्ग बेसिकली। ओके, सो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये अभी पढ़ लेना, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल वे में यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज, अब ये बहुत सिंपल है। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो हम लोग बचपन से सीखते हैं, अपने माँ बाप बोलते हैं, हम लोग उनके साथ बोलते हैं, फ्रेंड्स के साथ में बोलते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी आप बोलते हो लैंग्वेज वो नेचुरल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज मतलब जो हम लोग कोई एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल सिम्बल्स से बताते हैं, जैसे 2+2, या फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन बताते हैं, मैथमेटिकल साइंस यूज़ करते हैं, डॉलर साइन यूज़ करते हैं, रुपीज़ का आइकन यूज़ करते हैं, या ऐसे अलग अलग साइंस यूज़ करते हैं, वो आपके फॉर्मल लैंग्वेजेस हो गए। सो मैथमेटिशियंस जो अलग से साइंस यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग अगर मुझे सपोज मैथमेटिकली कुछ एक्सप्लेन करना है तो हम लोग स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं वहाँ पे, या फिर हम लोग सपोज अगर मुझे वहाँ पे कोई दूसरे मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने हैं तो उसके लिए हम लोग अलग से लैम्बडा ये वो अलग अलग साइंस यूज़ करते हैं, वो आपके फॉर्मल लैंग्वेजेस हो गए। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो अगर केमिस्ट्री में हम लोग को कुछ बताना है तो ये हम लोग का फॉर्मल लैंग्वेज हो गया। तो अगर मैं सिंपली अगर मुझे पानी बोलना है, हाइड्रोजन बोलना है, ऑक्सीजन बोलना है, तो हम लोग वहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या वाटर नहीं लिखते, हम लोग उसके केमिकल बॉन्ड्स लिखते हैं वहाँ पे। सो वो हम लोग का एक पैटर्न हो गया। सो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोगों के पास ऐसे ही सर्टन पैटर्न्स होता है। देन नेक्स्ट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब एक नेचुरल लैंग्वेज में भी हम लोग के पास एम्बिग्विटी होता है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि कोई एम्बिग्यूअस एरर, जो कंफ्यूजिंग एरर है। जैसे सपोज कि अगर हम लोग बोलते हैं कि ओके, हम लोग हिंदी में पैर को भी पाव बोल सकते हैं और वड़ा पाव में भी जो पाव आता है वो भी पाव होता है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि भाई इसका पाव इसके ऊपर गिरा था, और वड़ा पाव, तो यहाँ पे दोनों में पाव पाव ही है, लेकिन हम लोग कहाँ पे वो पाव यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मैं दोनों जगह पे पाव वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग डेली बेस पे बोलते हैं, इसके लिए समझ में आता है, लेकिन कोई अगर पहले बार हिंदी सीख रहा है उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या रहेगा, पैर हिंदी में और पाँव वड़ा पाव वाला पाँव। तो यहाँ पे ये एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। मतलब हम लोग हिंदी में बहुत सारे जगह पे सिमिलर टाइप के वर्ड्स मल्टीपल लोकेशंस पे यूज करते हैं, तो दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी। तो ये नेचुरल लैंग्वेज में ये एम्बिग्विटी कॉमन है जिसको हम लोग समझ सकते हैं एक बार, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे एम्बिग्विटी पॉसिबल नहीं हो सकते। तो वो टाइम पे हम लोग हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक वर्ड डिफाइन रखते हैं और वो वहीं पे काम आएगा। तो हिंदी में हम लोग बहुत बार जो पाँव बोलते हैं, जैसे अगर मैं अपने पैर को पाव बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा पाव इधर कहीं पे गिरा रहेगा या ऐसा कुछ, हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। और वड़ा पाव में भी जो पाव बोलता है वो एम्बिग्विटी क्रिएट हो गया। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में एक सेम वर्ड हम लोग मल्टीपल जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो एक वर्ड का मतलब एक ही रहेगा वहाँ पे, मल्टीपल मतलब नहीं रहेंगे। अगर मल्टीपल मतलब रहेंगे तो वो क्या हो गया, वो एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। एम्बिग्विटी मीन्स कन्फ्यूजन। रिडंडेंसी मतलब ड्यूप्लीकेशन होता है। इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन कम करने के लिए और मिसअंडरस्टैंडिंग कम करने के लिए हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, फिर नेचुरल लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे बहुत सारे रिडंडेंसी होते हैं। रिडंडेंसी मतलब ड्यूप्लीकेशंस, मतलब एक ही वर्ड हम लोग 10 जगह पे यूज़ कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे एक ही सिंटैक्स, एक ही कोई फंक्शन मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ नहीं कर सकते। वो टाइम पे आपको
हर एक, जैसे एडिशन के लिए हम लोग के पास एक स्पेसिफिक साइन है वही काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक साइन है वही काम करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैसे ही काम करेगा, डिवीजन के लिए भी ऐसे ही काम करेगा. सो आई होप इट इज सिंपल. एंड उसके आगे मेटाफर्स होते हैं, जैसे द पेनी ड्रॉप्ड, देर इज प्रोबेबली नो पेनी एंड नथिंग ड्रॉप्ड. लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बहुत बार कोई वर्ड्स बोलते हैं ना, फ्रेजेस बोलते हैं. सो ऐसे हिंदी के, मराठी के, इंग्लिश के बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं. जैसे अगर मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब मैं चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग मेरे बस की बात नहीं है. तो ये हम लोग जब नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, तब ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं और वो हम लोगों को समझ में आता है. लेकिन मैं कंप्यूटर को बोलूँगा कि भाई प्रोग्रामिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो वो ऐसा कोई मेटाफर या ऐसा कोई स्टेटमेंट सुनने के लिए नहीं बैठा है. वो कोई शायर नहीं है ना, वो हम लोग कोई गज़ल है कि हम लोग गा के सुनाएंगे, वो सुन के हम लोगों को आउटपुट देगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. प्रोग्रामिंग बहुत ढंग से सिस्टमेटिक वे में लिखा जाता है, जहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक वर्ड अगर मैं कोई एक साइन अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो साइन में और कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, या रेयरली कभी यूज़ होता है. सेम वे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ओके प्रोग्रामिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं प्रोग्रामिंग में चाय डालने की बात कर रहा हूँ, या एक कप चाय विद प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ. या फिर अगर मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे आईटी में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, मतलब मैं गला काटने की बात नहीं कर रहा हूँ. हम लोग का मतलब अलग है, मतलब कि बहुत टफ कंपटीशन है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं. तो अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आईटी में टफ कंपटीशन है. नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं. तो ये बोलना अलग होता है, लेकिन उसके मतलब बहुत बार सिमिलर टाइप के होते हैं. सो फॉर्मल लैंग्वेज में एग्जैक्टली हम लोग वही लिखेंगे जो आपको बोलने की ट्राई कर रहे हो. ऐसे हम लोग अलग से ऐसे पहेलियां नहीं पूछेंगे उसमें. सो फॉर्मल लैंग्वेज एग्जैक्टली राइट व्हाट वी वांट टू से. नेचुरल लैंग्वेज हम लोग बोलते कुछ है, उसका मतलब कुछ और रहता है. बहुत बार हम लोग इशारों में बोलते रहते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता. बस ये हम लोग समझाने की ट्राई कर रहे हैं. पोएट्री ये वो होते हैं, उसमें भी अलग अलग बहुत बड़े बड़े मतलब रहते हैं. हम लोग वो जो सीखते समझते उनको पता रहता है. प्रोग्राम्स डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले नहीं होने चाहिए, और टू द पॉइंट लिखो भाई. जो क्या आपको बताना है कंप्यूटर को, वो टू द पॉइंट लिखो. आप अलग अलग से बड़े बड़े वर्ड्स लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है. होगा उतना सिंपल भाषा में कंप्यूटर को बोलो कि भाई ये काम करना. बस ये हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं. सो ये आपके अलग से पॉइंट्स हुए. ओके, फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज का 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये सारे वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे. सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं वो. अब इसके आगे डिफरेंस समझते हैं. आपने बहुत बार देखा रहेगा ब्रैकेट्स, ब्रेसेस एंड पैरेंथेसिस. सो प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस, सबसे पहले तो देख लो किसको पैरेंथेसिस बोलते हैं. राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग ब्रैकेट्स ही बोलते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस बोलते हैं. ये डिफरेंस होता है, और उसको हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग पर्पस वाइज यूज कर सकते हैं. So as you can see, we have differences. सिंपल भाषा में समझते हैं क्या होगा डिफरेंस. आप नोट कर लेना बाद में ये वापस लेक्चर देख के. ये हम लोग के ब्रेसेस होते हैं, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं. ब्रेसेस आर यूज टू ग्रुप स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस. सो आपको कुछ डिक्लेरेशन देना है या स्टेटमेंट्स लिखने हैं, वो टाइम पे ये यूज करेंगे. क्लासेस या इंटरफेस जो हम लोग बनाते हैं, वो उसके अंदर जो भी कोडिंग लिखते हैं, वो आपने देखा रहेगा ना C++ में अगर हम लोग क्लास या प्रोग्राम लिखते हैं, वो ऐसे ब्रेसेस में आता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस रहते हैं. एरे अगर हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं या ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. एंड हम लोग कंस्ट्रक्टर या कुछ बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, तो वो टाइम पे उनके जो मेथड्स के अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, वो ऐसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं. तो ये आपका डिफरेंस है. सो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गिव डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको लिखना है.
ओके, नोट कर लेना ये ज़रा, क्वेश्चन आता है और ये वे में आपको आंसर लिखना है। ध्यान से सुन लो, पाइथन वेरिएबल्स, यहाँ पे हम लोग के पास पाइथन वेरिएबल x इक्वल टू 45 लिखा है, तो यहाँ पे पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो टाइप का आप वैल्यू वेरिएबल को असाइन करेंगे, पाइथन ऑटोमेटिकली वो टाइप का डेटा टाइप ये वेरिएबल को असाइन कर देगा। आपको मैन्युअली असाइन करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे हम लोग C++ में करते हैं। तो 45 ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा x में, और x का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। नॉर्मली अगर मैं C++ लिखूंगा तो मैं यहाँ पे मुझे int x लिखना पड़ेगा, तब जाके वो इंटीजर टाइप का वैल्यू इसमें असाइन करेगा। दूसरी बात, वेरिएबल क्रिएशन में राइट साइड पे वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब टेम्पररी मेमोरी लोकेशन, टेम्पररी मेमोरी लोकेशन का मतलब वेरिएबल होता है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो राइट साइड का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के मेमोरी लोकेशन पे सेव करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। डबल इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, वो आगे हम लोग समझेंगे। सेम वे यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट किया तो पाइथन ने क्या किया, उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, स्ट्रिंग टाइप कर दिया। तो ये जो वैल्यू है डेटा फ्लेयर नाम का वैल्यू को उसने एक वेरिएबल में ऐड कर दिया, स्टोर कर दिया। ये टेम्पररी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया, और वो टेम्पररी मेमोरी लोकेशन का हम लोगों ने जो नाम स्पेसिफाई किया वो क्या है, नेम है, और इसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। सेम वे यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल वैल्यूज अगर एक साथ सेव करने हैं तो वो टाइम पे C++ में हम लोग के पास एरे कंसेप्ट होता है। इन पाइथन वी हैव एरे, डिक्शनरी एंड लिस्ट। अलग अलग टाइप के हम लोग के पास पैटर्न अवेलेबल है, और इसका मतलब क्या होता है वो आगे वाले यूनिट्स में हम लोग समझेंगे। सो ये सब हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज एक साथ हम लोगों ने असाइन किया टू नम्स नाम का वेरिएबल, और इसको हम लोगों ने मतलब पाइथन ने बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइप बना दिया, लिस्ट बना दिया। तभी मल्टीपल वैल्यूज एक साथ सेव हो सकता है इसमें, और इसको कैसे फेच करते हैं वो बाद में हम लोग समझेंगे। ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरी, हम लोग के पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होता है, वो यहाँ पे दिए, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी। तो अब ये क्या होता है ना, लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी, ये आगे हम लोग का टॉपिक है पाइथन में ही, तभी हम लोग डिटेल में ये पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक डेटा टाइप में स्टोर डेटा को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन और डेटा टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फ्लोट वाले वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या कोई दूसरे टाइप का वैल्यू को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या कोई एक वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट करना है। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर मैं सिलेक्ट करता हूं कि मैं FI में हूं तो SY और TY वाले जो मार्किंग रहेंगे फॉर्म पे, एडमिशन फॉर्म पे, वो डिससिलेक्ट हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। मतलब एट अ टाइम कोई एक ही चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। कोई एक चॉइस अगर ट्रू हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। मतलब मैं एट अ टाइम FI और SY दोनों में नहीं रह सकता। अगर मैं FI में हूं तो SY फॉल्स हो जाएगा, SY में हूं तो FI फॉल्स हो जाएगा, और अगर मैंने TY सिलेक्ट किया तो FI और SY दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो ट्रू और फॉल्स। लिस्ट, वापस मल्टीपल वैल्यूज एक साथ सेव करने के लिए लिस्ट यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल, विद इन अ प्रोग्राम एक वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और एक प्रोग्राम में क्रिएट किया हुआ वेरिएबल को आप दूसरे प्रोग्राम में अगर एक्सेस कर रहे हैं, या उसको कॉल कर रहे हैं, या उसमें से कोई वैल्यूज आप फेच आउट कर रहे हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। तो मोर देन एक प्रोग्राम में आपको एक वेरिएबल एक्सेस करे वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया। एक ही प्रोग्राम में आपको एक वेरिएबल एक्सेस करे वो लोकल वेरिएबल हो गया। इसको अलग से हम लोग आगे जब प्रोग्राम समझेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे आपको क्या दिया है, वेरिएबल नेमिंग्स। वेरिएबल नेमिंग्स के रूल्स हम लोगों ने C++ में भी पढ़े कि आपका कोई वेरिएबल नंबर से चालू नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, और वेरिएबल नेम में बीच में स्पेस नहीं हो सकता। तो अगर मेरा कोई एक वेरिएबल है, जैसे मेरा वेरिएबल नाम है हेलो वर्ल्ड, तो मैं hello_world लिखूंगा, या हेलो वर्ल्ड साथ में एक ही वर्ड लिखूंगा, बीच में स्पेस नहीं आ सकता। @ $, ऐसे स्पेशल सिंबल्स भी नहीं हो सकते, बराबर है। तो आपका अगर मुझे सपोज बॉन्ड 007 करना है तो मैं 007 नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, मुझे बॉन्ड 007 लिखना पड़ेगा। मतलब कोई कैरेक्टर्स और उसके आगे नंबर्स में लिख सकता हूँ, ऐसा मेरा वेरिएबल हो सकता है। सिर्फ नंबर्स वाला वेरिएबल नहीं हो सकता। वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। कैसे असाइन करते हैं, x इक्वल टू 45, ये आपका वेरिएबल असाइन हो गया x नाम का, जिसमें वैल्यू क्या गया, 45 गया, बराबर है। और इसको हम लोग अभी चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 45, तो इसमें हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट ब्रैकेट x, तो ये उसका वैल्यू प्रिंट हो गया। आई होप समझ में आया सबको। मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 45, देन y इक्वल टू 20,
देन मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई। सो यहाँ पे उसका रिजल्ट आ गया मेरे पास। सो आई होप सबको समझ में आ गया। ये वे में भी हम लोग काम कर सकते हैं, और प्रिंट करूंगा सिर्फ तो उसका वैल्यू प्रिंट होगा, ये वे में हो सकता है। सो अगर मुझे सपोज यहाँ पे x मल्टीप्लाई विद y करना है तो भी हो सकता है, ये उसका नंबर है। x माइनस वाई करना है तो ये उसका वैल्यू है। तो मतलब ये x माइनस वाई मतलब x और y के अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। x डिवाइड बाई y किया मतलब x और y के अंदर जो वैल्यू है उसका डिवीजन कर रहा है ये। तो ये वे में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली उसने एक वेरिएबल क्रिएट किया। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सपोज टेस्ट इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, टेस्ट। तो ये उसने उसका वैल्यू प्रिंट कर दिया। वो सेम यहाँ पे हम लोगों को दिया है वेरिएबल असाइनिंग वेरिएबल्स। तो ये वे में हम लोग वेरिएबल असाइन करते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट्स के लिए हम लोग ये लिस्ट ट्यूपल्स समझते हैं, वो बाद में देखेंगे हम लोग। डिलीटिंग वेरिएबल्स, फिलहाल के लिए हम लोगों ने बहुत छोटा सा वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेरिएबल डिलीट भी कर सकते हैं। या आपका वेरिएबल ने जो स्पेस रिजर्व किया है वो ऑटोमेटिकली एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कैसे ऑटोमेटिकली डिलीट होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद में जो जो वेरिएबल्स क्रिएटेड थे और वो वेरिएबल्स ने जो भी 4, 5 बाइट 10 बाइट स्पेस रोका था उसको फ्री कर दो अभी, बिकॉज वो वेरिएबल्स ने एग्जीक्यूट करके अपना रिजल्ट जनरेट कर दिया है। तो वो जो मेमोरी रिजर्व किया था उन्होंने टेम्पररी, उसका कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग वेरिएबल्स को बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन या टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस। टेम्पररी होते हैं मतलब एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वेरिएबल्स ने जो 4 बाइट मेमोरी, 5 बाइट, 8 बाइट जितना भी मेमोरी स्टोर या रिजर्व रखा था वो भी रिलीज हो जाएगा। और वो रिलीज करने के लिए पाइथन में और बाकी के जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें हम लोग के पास ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। गार्बेज, एक बार कोई एक वेरिएबल का काम हो गया तो उसमें जो वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू है। आउटपुट देने के बाद में वो वैल्यू गार्बेज हो गया, कचरा हो गया, और उसने जो मेमोरी रिजर्व करके रखा है वो भी गार्बेज हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को वो गार्बेज वैल्यू को क्लियर करना होता है। तो ये हम लोगों का वेरिएबल असाइनमेंट टाइप हो गया। सो आपको ये लिखना है पहले और बाद में ये वाला स्लाइड नोट डाउन करना है, ठीक है। आप ये दोनों देख के लिख सकते हो, नोट इट डाउन दिस वन, और उसके बाद ये वाला लिखना, और आगे आगे हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो और इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे। हो गया ये नोट करके? यस सर। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल्स दिया है। वेरिएबल एंड टाइप्स क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर प्रिंट 4 लिखेंगे तो वो एज इट इज उसको प्रिंट करेगा। देन यहाँ पे अगर मैं टाइप लिखूंगा तो वो वेरिएबल कौन से टाइप का है वो बताएगा मुझे। तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइप हेलो वर्ल्ड लिखा है तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि ये जो वेरिएबल हम लोगों ने देखा है वो कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ये मुझे उसका डेटा टाइप बताएगा। अगर टाइप 17 लिखा तो मुझे बताएगा कि ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू है। और यहाँ पे अगर मैंने टाइप 3.2 लिखा तो वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ये बताएगा कौन से टाइप का वैल्यू है वो बताएगा। डबल कोट्स में अगर आपने कोई नंबर लिखा तो वो नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है। रिमेंबर दिस वेरी 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 केयरफुली। आप नंबर्स को भी अगर डबल कोट्स में लिखते हैं तो उसको भी वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज लिखता हूँ टाइप ब्रैकेट डबल कोट्स में 30 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, ये जो वैल्यू मैंने लिखा है डबल कोट्स में, भले वो नंबर है लेकिन डबल कोट्स में आप रिप्रेजेंट करते हो मतलब पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। यहाँ पे उसने 3.2 को भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैसे ही डबल कोट्स अगर हटा दूंगा तो फिर ये इसको एज अ नंबर कंसिडर करेगा और उसका वैल्यू क्या आएगा, इंटीजर। देन सेम वे यहाँ पे भी वही होगा, दिस इज स्ट्रिंग, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, ये वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। सेम वे यहाँ पे वो आपको बताए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो भी हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड आपका वो वैल्यू होगा। इक्वालिटी ऑपरेटर होगा जो राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन करेगा। वेरिएबल क्या है, टेम्पररी मेमोरी और स्टोरेज लोकेशन। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट या ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू क्या है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ पे
ये वेरिएबल में असाइन हो जाएगा और उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई इक्वल टू 3.14 और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि भाई पाई जो है वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे वो मुझे क्या बताता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है पाई। क्यों? बिकॉज उसमें वैल्यू कौन सा गया, 3.4, दैट इज फ्लोटिंग वैल्यू गया। ये उसका आपको एग्जाम्पल दिया है। देन यहाँ पे आपको सम एरर्स दिए है कि आप अगर यहाँ पे अगर नंबर्स चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे n लिखता हूँ और n को 17 में असाइन करने की ट्राई करूंगा, चलो देखते हैं। 17 इक्वल टू n क्या बता रहा है, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर रॉन्ग साइड पे है और वेरिएबल रॉन्ग साइड पे है। तो जैसे मैंने बोला जो हम लोगों के वेरिएबल रूल्स है वो क्या बताते हैं, आपका कोई भी वेरिएबल नंबर टाइप का नहीं हो सकता, नंबर से चालू होने वाला नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1 इक्वल टू, मतलब स्टार्ट वो किससे हुआ, कैरेक्टर से, और बाद में नंबर है, और उसमें अगर मैं 30 सेव करता हूँ तो ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट P1 लिखता हूँ, सॉरी प्रिंट ब्रैकेट में P1, तो ये उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। सो वो सेम चीज आपको यहाँ पे दिया है, कौन से मिस्टेक हो सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिया है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ओके, सो जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं यहाँ से चालू करूँगा। वेरिएबल नेम्स एंड कीवर्ड्स, कौन से टाइप के वेरिएबल्स, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और टाइप कन्वर्जन अभी मैंने आपको जो बताया उसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ से हम लोग वापस एक बार नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 15 जो हम लोग का नोट्स का है वहाँ से। तो उसके पहले का जो भी कुछ मैंने आपको बताया वो आपको पढ़ लेना है, और जो कुछ मैंने नोट करने बोला वो अलग से अपने बुक में नोट करते चलना है, तभी आप एट द एंड ईजिली पढ़ सकते हैं जो जो मैंने आपको दिया है वो। सो ऐसे ही लेक्चर सुनने का काम मत करो, नोट करते जाना साथ में। ओके, सो आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही रखता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।